हेलो। मैं मनोज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। बच्चों, आज पीरियोडिक टेबल जो आपको याद करने के लिए दी थी, उसके अंतर्गत हम पहले परमाणु त्रिज्या पढ़ चुके। इसके बाद दूसरा टॉपिक आता है हमारा आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एंथैल्पी। देखिए, ऊर्जा के रूप हैं ये। और सबसे पहले बात अगर करते हैं तो ये बोलते हैं कि ये चीज़ क्या होती है। आयोनाइजेशन की बात करते हैं अर्थात आयनन। पोटेंशियल की बात करते हैं विभव। आयनन विभव, जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा होगा, अगर किसी मेटल को गैसेस स्टेट में लिया है और उसको गैसेस स्टेट में लाने के बाद में उसके आउटर ऑर्बिटल जो होता है उसके भारतम कोश के या आउटर सेल कुछ भी, जैसा भी आप अगर समझना चाहें, कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove most loosely bounded electron from an isolated atom in the gaseous state of an element so as to convert it into gaseous monovalent positive ion। एक उदासीन आपका एटम है, उसे आप गैसेस स्टेट में लेके आते हैं और गैसेस स्टेट में लाने के बाद में उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल जो होता है उसके लूजली बाउंड जो इलेक्ट्रॉन होता है, या ऐसे बोलो कि उसका इलेक्ट्रॉन वो लूजली बाउंडेड है या बंधा हुआ है, लेकिन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल का होता ना चाहिए वो। तो जो एम का, जैसे मान लो ये आपका हाइड्रोजन आता है, हाइड्रोजन का 1s1, तो इस एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, या बोरोन की अगर बात करते हैं तो 2p1, ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है, इस 2p1 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए न्यूनतम आवश्यक जो एनर्जी होती है वह क्या कहलाती है? आपकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी या पोटेंशियल कहलाती है। आयनन विभव जो होता है, आयनन विभव बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसको समझना, क्योंकि ये आपका आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये दोनों ही इसके नाम हैं। द इंक्रीजेज इन द वैल्यूज ऑफ द सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पीज can be explained on the basis that effective nuclear charge increases from metal gaseous state to ion stage. That is, electrostatic attraction between the nucleus and the remaining electrons in the cation, especially the outermost electron in the cation, increases the requires higher energy to remove the electron from the cation in comparison to neutral atom. The energy increases as the charge on the cation increases gradually, और thus the successive ionization enthalpies have higher values। देखिए, ये घबराने वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं इसलिए थोड़ा सा पढ़ा जा रहा है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी इसी प्रकार से समझाया जाएगा। उनके नोट्स इसी पीडीएफ में दिए गए हैं, बाद में दे दिए जाएंगे। ये आपके हिंदी मीडियम के नोट्स स्टार्ट होते हैं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि अगर आप इसको किस प्रकार से समझते हैं। आपने इलेक्ट्रॉन उठा दिया, अब आप खुद बताइए कि यदि एक इलेक्ट्रॉन उठाने के बाद में यदि जो आपका एटम होता है वो उदासीन परमाणु बन जाता है, या उसके अंदर पूरा जो फील्ड ऑर्बिटल्स हो जाते हैं, या हाफ फील्डेड हो जाते हैं, जैसे P3 और P6 अगर हो जाते हैं, तो वो ज़्यादा स्थायी हो जाता है और उसके अंदर से फिर इलेक्ट्रॉन उठाने के लिए क्या अधिक ऊर्जा देनी पड़ती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, बहुत सारे इफेक्ट जो होते हैं ना, ये सारे इफेक्ट इसी प्रकार से देखे जाते हैं। सबसे पहले परमाणु आकार, जाहिर सी बात है जितना छोटा आकार होता है जितना पॉजिटिव होता जाएगा, अर्थात उसके अंदर इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे, +1 +2 +3 +4। तो जाहिर सी बात है जब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उस जो आपका इलेक्ट्रॉन है उसको उठाने में दिक्कत आएगी जो सबसे भारीतम कोश का इलेक्ट्रॉन होगा, जो सबसे छोटा कैटायन होगा, अर्थात M+4
और जो सबसे बड़ा आकार का होगा उसके अंदर उतनी ही कम एनर्जी देनी पड़ती है। तो आयनन विभव समानुपाती 1 परमाणु आकार। अब दूसरी बात है प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिक का आवेश तो है, परंतु जितना ज़्यादा प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, अर्थात सेंट्रल में अगर प्लस आयन बढ़ जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन को उतना ही तेज खींचेगा। अब भारतीय इलेक्ट्रॉन को अगर अगर आपका नाभिकीय आवेश खींचने लग जाएगा तो उसको हटाने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अतः आयन में बहुत ज़्यादा होगा यदि प्रभावी नाभिकीय आवेश ज़्यादा होगा तो। अब आता है परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव क्या होता है? अभी जो संयोजी कोश से जो भीतर की ओर के जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ध्यान रखो, आपका जैसे ये आपका मैंने बताया है, ये आपका इधर देखिए, ये सपोज ये करते हैं, ये आपके जो जैसे ऑक्सीजन है तो 1s2 2s2 2p4, तो 2p4 के अंदर के जो कोश के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1s2 का भी हो गया 2s2 का भी हो गया। तो ये सारे जो इलेक्ट्रॉन है क्या करेंगे, नाभिक जो है ये नाभिक जो होता है वो 2p4 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, परंतु बीच वाले जो इलेक्ट्रॉन था 1s2 के 2s2 के, ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं कि इस 2p4 वाले को तो क्या प्रतिकर्षित करते हैं, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो प्रतिकर्षण करेंगे, और नाभिक जो होता है उसको इससे जो अट्रैक्शन हो रहा है उसको ढीला कर देते हैं, या कहते हैं उसके बीच में ही आ जाते हैं, तो परिरक्षण करते हैं उस इलेक्ट्रॉन का। इसलिए क्या है, इसकी जो नाभिक से जो खिंचाव होना चाहिए 2p4 इलेक्ट्रॉन का वो उतना नहीं हो पाता है जितना होना चाहिए, तो इसे परिरक्षण प्रभाव बोलते हैं। ठीक है, अभी क्या बोलता है परिरक्षण प्रभाव को देखिए। ये परिरक्षण प्रभाव जो होता है, जाहिर सी बात है, परिरक्षण प्रभाव जो होता है जितना ज़्यादा होगा तो क्या उतने वो लूजली बाउंडेड होंगे, लूजली बाउंडेड होगा तो उतना ही आसानी से बहुत कम आपका अनुभव हो जाएगा। अर्थात आयनन विभव समानुपाती 1/1 परिरक्षण प्रभाव। भेदन प्रभाव की बात करते हैं तो मैंने कहा कि आपका जितना अधिक भेदन प्रभाव होगा, अर्थात SPDF उकोष के कक्षकों में S उपकोष के कक्षक नाभिक के समीप होते हैं, अतः इनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर अधिक नाभिकीय आकर्षण बल लगता है। अतः कारकों के समान होने पर N कोष के कक्षकों के लिए आयनन विभव का क्रम इस प्रकार से होगा: NS सबसे ज़्यादा, NP, फिर ND और फिर NF। अर्ध भरे व पूर्ण भरे कक्षक जो उनकी बात करते हैं, जाहिर सी बात है स्थायित्व तो किसी परमाणु का या नाभिक का परमाणु का ज़्यादा होता है तो उसको एनर्जी उतनी ही क्या ज़्यादा देनी पड़ती है उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। अब जब अर्ध भरा हुआ है या पूर्ण भरा हुआ है तो इसमें क्या होगा, उसका उतना ही ज़्यादा क्या होगा, मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। P3 D5 और F7, और ऐसे इधर P6 D10 और F14, इन दोनों के स्थायित्व की अगर आपस में कंपेरिजन करें तो भी तो पूर्ण भरे हुए ज़्यादा स्टेबल होंगे और जबकि अर्ध भरे हुए इससे कम स्टेबल होंगे। तो इसके बाद इन दोनों ही कंडीशन में यदि लास्ट में अगर ये इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन अगर आ जाता है तो उसके अंदर अपन को आयनाइजेशन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी हटाने के लिए, क्योंकि क्या है, स्टेबिलिटी आ जाती है। ठीक है, अब आता है आयन विभव में आवर्त्यता। वर्ग में अगर आवर्त्यता की बात करते हैं तो ध्यान रखो, एक वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तो ये क्या करता है, इसका मान क्या घटता है, और वर्ग घटता है, और क्या करते हैं बाएं से दाएं जाने पर वर्ग में अगर आवर्त की बात करते हैं तो आवर्त में मान बढ़ता है। देखिए आवर्त में आवर्त्यता सामान्यतः एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव के मान में वृद्धि होती है, जबकि परमाणु आकार में कमी होती है तथा प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है। आवर्त में आयनन विभव में परिवर्तन की निम्न विशेषताएं होती हैं। दूसरे आवर्त में Be अर्थात बेरिलियम का आयनन विभव बोरोन से, जबकि तीसरे आवर्त में मैग्नीशियम का आयनन विभव एल्यूमिनियम से अधिक होता है, क्योंकि बेरिलियम और मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन का निष्कासन क्रमशः नाभिक के समीप पूर्ण भरे 1s2 और 2s2 कक्षकों से होता है, जबकि बोरोन व एल्यूमिनियम में इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है 2p1 व 3p1 कक्षक से होता है। p कक्षकों का भेदन प्रभाव s कक्षकों से कम होने के कारण बेरिलियम व मैग्नीशियम का आयनन विभव भी उच्च होता है। तो देखिए आप ये पूरा पढ़ के आप समझ सकते हैं कि इसका ज़्यादा है कम है। बाकी मेन बात क्या है, इसका प्रभाव क्या पड़ता है, रासायनिक इफेक्ट क्या है इसके। देखिए धात्विक गुण की अगर बात करते हैं तो आयन विभव से क्या होता है, किसी तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग करके अगर धनायन बनाने की प्रवृत्ति ही उसका धात्विक या विद्युत धनीय गुण कहलाता है। ठीक है, अगर आप किसी को धनायन बना रहे हो
तो यही उस परमाणु की क्या है, धात्विक प्रवृत्ति कहलाती है। आयनन ऊर्जा का मान जितना कम होगा अर्थात उसको उससे तत्वों की धात्विक प्रवृत्ति उतनी ही अधिक होगी। आयन आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण में कमी होती है, जबकि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता जाता है। अब आते तत्वों की क्रियाशीलता। वे तत्व जिनका आयन विभव कम होता है उनकी क्रियाशीलता अधिक होती है। पर जाहिर सी बात है, आसानी से आयन विभव कम का मतलब सिंपल क्या है कि आप उसको जरा सी एनर्जी दे रहे हैं और उसकी क्रिया उसके अंदर क्या इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। जरा सी एनर्जी देने पर उसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, इसका मतलब क्या है कि उसकी क्रियाशीलता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जबकि उच्च आयन विभव वाले तत्वों की क्रियाशीलता कम होती है। सोडियम अधिक क्रियाशील है जबकि नियोन जो है अक्रिय है। क्रियाशीलता और आयन विभव जो होता है उसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का संबंध होता है। बंध की प्रकृति का अनुभव। निम्न आयन विभव वाले तत्व सामान्यतः आयनिक बंध का निर्माण करते हैं, जबकि उच्च आयन विभव वाले तत्व सामान्यतः सहसंयोजक बंध को बनाते हैं। अब धात्विक ऑक्साइडों, हाइड्रोक्साइड और हाइड्राइडों की प्रवृत्ति की बात करते हैं, तो ध्यान रखो। देखिए क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है किसी पे भी, ठीक है। और इसमें एक बात ध्यान रखो, अधातुओं के हाइड्रोक्साइड्स अम्लीय होते हैं, जबकि क्षारीय जबकि धात्विक के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। NaOH, MgOH का होल्टोएच, KOH ये सभी क्षारीय प्रवृत्ति के, जबकि HOCl, HOBr, HOI सभी क्या हैं, अम्लीय प्रवृत्ति के। एक वर्ग में आयनन विभव घटता है तथा क्षारीय गुण में वृद्धि होती है। यही कारण है कि Li2O की तुलना में K2O अधिक क्षारीय होता है। एक आवर्त में आयन विभव बढ़ता जाता है, अतः क्षारीय गुणों में कमी होती है। अतः तीसरे आवर्त के ऑक्साइडों की क्षारीय प्रवृत्ति निम्नलिखित क्रम में होती है। जाहिर सी बात है, ऊपर से नीचे आने पर आयन विभव के मान भी क्या होता है, ऊपर से नीचे आने पर आयन विभव के मान भी क्या होते हैं, घटते हैं, ठीक है। अतः ये वैसे भी देख लिए, इस ऑक्साइडों के मान भी घटते हैं। और इस प्रकार अब आता है तत्वों के अपचायक सामर्थ्य। ये देखिए, अभी जब सक्रियता समानुपाती होती है तो ये क्या विस्क्रमानुपाती होता है। किसी तत्व द्वारा जितनी शीघ्रता से इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है वो उतना ज़्यादा सक्रिय होता है, उतना ज़्यादा अपचायक क्षमता भी क्या होगी, उसकी अत्यधिक होगी। अतः आयन विभव कम होने से तत्व की अपचायक क्षमता भी अधिक होती है। अब आता है ऑक्सीकरण अवस्थाओं का स्थायित्व, ठीक है। देखिए, किसी तत्व की दो क्रमांगत आयन ऊर्जाओं का अगर मध्य अंतर 1500 किलोजूल प्रति मोल से कम होता है तो उसकी उच्च ऑक्सीकरण जो अवस्था होती है वो स्थायी होती है, मानी जाती है। और इससे कम होता है तो उसके निम्न, तो ये इतना सा ध्यान रखना है। उसके बाद दो प्रकार की इसकी आयनीकरण पोटेंशियल विधियां हैं, स्पेक्ट्रम के द्वारा और एक सैद्धांतिक गणना के द्वारा, ठीक है। तो ये आपका जो आयन विभव है इसे आप समझ के और याद रखें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके सारे इसमें नोट्स सब कुछ दे रखा है, इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा आपके। और आपकी इम्पोर्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अगर इसकी बात करते हैं तो देखें इसका क्या महत्व क्या है इसका। सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स कैन बी प्रिडिक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज ऑफ द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज, ठीक है। ये देखिए, अगर आपने मेटलिक इलेक्ट्रोपॉजिटिव अगर होगा तो उसके अंदर मेटलिक प्रवृत्ति क्या है, इंक्रीजेज होगी और एक में डिक्रीजेज होगी। अब क्या है देखिए, मेटलिक नेचर डिक्रीजेज इन द पीरियड while non-metallic nature increases. Metallic nature increases in a group while non-metallic decreases. The arrow represent a group and जो आपका हॉरिजॉन्टल एरो है रिप्रेजेंट्स ए पीरियड। रिड्यूसिंग नेचर आपकी जो होती है वो ये डिक्रीजेज इन ए पीरियड while oxidizing nature increases. The reducing nature increases in a group while oxidizing nature decreases. ये आपको पता कर लेना है किस प्रकार से कोई भी चीज़
एक्टिविटी ऑफ द मेटल का डिक्रीज होगा और एक्टिविटी ऑफ द मेटल का इंक्रीज होगा। ये किधर है? देखिए ऊपर से नीचे वाला जो तीर बता रहा है ये बता रहा है आपका एक वर्ग में, जबकि बाएं से दाएं वाला बता रहा है आपका एक आवर्त में। दिस ट्रेंड इज ऑब्जर्व्ड especially in a first, second and third element. The basic nature of the oxides decreases in a period while acidic nature increases in a group. Basic nature increases while acidic nature decreases. ओके, ये आपका आयन विभव कंप्लीट होता है। आयन विभव के बाद में आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाया जाएगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, और एक आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर पढ़ाया जाएगा। जब तक के लिए आप गुड बाय, थैंक यू।